विशेषकर युवा वर्ग के लोगों का महत्वाकांक्षी रोजगार मिल जाएगा आर्थिक ठीक है, सही है। चलिए अब आगे है अमृत काल, जो कि इसका क्या है, भारत का 100 मतलब @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं, ठीक ना। मौका कई गो है, 4 गो। अमृत काल के विजन के लिए कितना चीज पे ध्यान देना है, 3, ठीक ना। यहाँ अमृत काल जो @100 है, उसके लिए कितना मौका रूपांतरित करना है, तो 4 करना है, ठीक ना। तो अब 4 मौके है, उसमें क्या है, पहल का क्या है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है, ठीक ना। दूसरा में क्या है, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान करना है, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कल भी बात देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है, पर्यटन को सुधार करना है, उसमें अपार जो संभावना है उसको देखना है। और चौथा में क्या है, हरित विकास को लाना है, ठीक ना। तो देखिए, जो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे करेंगे, तो अभी भी गांव वगैरह क्षेत्र में क्या करता है, चाहे शहर में भी चलता है, स्वयं सहायता समूह चलता है, ठीक ना। तो वो दीनदयाल वाला है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, उसके तहत क्या करना है, 81 लाख जो स्वयं सहायता समूह है ना, उसको बड़े उत्पादन उद्यमों में बदलना है उसको, ठीक ना। कि जो स्वयं सहायता समूह था, तो क्या करता था कि वो पैसा वैसा इकट्ठा करके एक साथ, मतलब कहीं पे वो किसी के ब्याज पे भी देता था सब, तो उससे जो पैसा आ रहा है ना, अब उद्योग का उससे स्थापना करेंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए कि किसी गांव में 50 महिला हैं, सब मिल के काम कर रही हैं, ठीक ना। तो हो सकता है मशरूम उगाने का काम करने लगे, हाँ, वही वाला है, ठीक ना। तो वो चीज़ है, तो मशरूम तो उत्पादन हो गया, लेकिन अब उसको प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक ना। तो उद्योग भी तो स्थापित होगा ना, उसका प्रोसेसिंग अगर करेंगे यूनिट, तो यही करना है। क्या करना है आपको, कि मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को क्या करना है, बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित कर देना है, ठीक ना। और फिर PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, ठीक ना, जिसको PM विकास योजना भी बोलते हैं। इसमें है पारंपरिक कारीगर हो, ठीक ना, जो भी पारंपरिक कारीगर हो, शिल्पकार हो, को वित्तीय सहायता देना है, ठीक ना। उसको मतलब अगर जरूरत पड़ता है पैसा का, तो वो देना है। और साथ में क्या करना है, कौशल प्रशिक्षण देना है, जैसे कि ठीक ना। रेशम बुनकर हो, चाहे जो लोहार है, बढ़ई हो, बढ़ई हो, बचपन से ही वही बिजनेस है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, उसको वित्तीय सहायता मिलेगा, लोन मिलेगा, पैसा नहीं कि चलते ना, जानकारी कम है तो उसको जानकारी भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो और आगे बढ़ सके, ठीक ना। अब पर्यटन वाला तो बोल ही दिए, पर्यटन में ऐसे भी भारत ऐसा देश है, यहाँ पे बहुत सारा पर्यटन का मतलब संभावना है, संभावना बहुत ज्यादा। देखिए, पहले का तो धार्मिक पर्यटन, जैसे राजगीर में धार्मिक पर्यटन, सफारी बना दिया, ग्लास ब्रिज बना दिया, बहुत सारा चीज, साइकिलिंग वाला से ऊपर जो जलता है वो वाला बना दिया है। या विश्व में एक चीज और बता रहे हैं आपको, पर्यटन में ना, विश्व में जो चिकित्सा का पर्यटन है, नंबर 1 भारत है, ठीक ना। चिकित्सा में विदेश से आदमी यहाँ आता है ट्रीटमेंट कराने। तो अब बोलिए कि यहाँ तो उतना ज्यादा हाईटेक नहीं है, हाईटेक भी है, ठीक ना, लेकिन हो सकता है विदेश में हाईटेक से कम हो, लेकिन यहाँ सस्ता पड़ता है। अब हम लोग किधर है कि नेपाल का बहुत लोग इधर आता है। अब जैसे पॉपुलर हॉस्पिटल है अशोक राजपथ में, उसमें असम का बहुत लोग आता है दिखाने, ठीक है, ये सब आता है। हो गया, गुवाहाटी चलेंगे अब यहाँ से, का सारा बंगाल का ही पेशेंट। चलिए, अब ये हो गया। हरित विकास में क्या करना है, जो विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करना है, ठीक ना। क्या करना है आपको, हरित विकास में क्या करना है, विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग। ऊर्जा कुशल उपयोग मतलब क्या, सतत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे में आप सौर ऊर्जा का उपयोग कर लीजिए, जिसमें मतलब क्या होगा कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कीजिएगा, ठीक ना। उससे जो आप मतलब अगर ऊर्जा मिलता है ना, तो उसको हरित ऊर्जा देख सकते हैं। तो उससे जो विकास होगा वो हरित विकास हो जाएगा, ठीक है। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार जो चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है, तो 7%। तो ये कभी भी बोलेगा कि आपको मतलब बजट के अनुसार, ठीक ना, केंद्रीय बजट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितना है, 7%। और जगह अलग अलग भी है, ठीक ना, लेकिन केंद्रीय बजट के अनुसार कितना है, 7%, ठीक ना। अब टोटल देखते हैं कि कितना लाख करोड़ का मतलब बजट है, ठीक ना। तो टोटल है
45 लाख ठीक ना 3,097 करोड़ का है, ठीक ना 45 लाख 3,097 करोड़ का बजट है, ठीक ना। तो भाई जितना बजट है उतने तो प्राप्त हो रहा है ना आपको, ठीक ना। तो कुल प्राप्ति कितना है 45 लाख 3,097 करोड़ का प्राप्ति हो रहा है, ठीक ना। ये तो प्राप्ति हो गया। तो अब देखेंगे राजस्व प्राप्ति कितना हो रहा है, ठीक ना। और क्या होता है पूंजीगत प्राप्ति कितना हो रहा है, ठीक ना। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो देखिए राजस्व प्राप्ति में क्या है 26, ठीक ना 26 लाख 32,281, ठीक ना 26,32,281, ठीक ना 26,32,281 करोड़ है, ठीक ना। ये क्या है राजस्व प्राप्ति है, ठीक ना। और उसके बाद क्या है आपको पूंजीगत प्राप्ति, ठीक ना 18,70,816 करोड़ है, ठीक ना 18,70,816 करोड़ है क्या पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। ये हो गया लगभग आपको। अगर प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति कितना है, तो ऐसे भी हम लोग राजस्व प्राप्ति 26 लाख के आसपास है, ठीक ना। ऐसे याद राउंड फिगर में भी याद कर सकते हैं, 26 पॉइंट कुछ करके याद कर सकते हैं, ठीक ना। अब पूंजीगत प्राप्ति में क्या है प्राप्ति राजस्व से 18 लाख 18,70,816। कुल खर्च होने का। अब खर्च हम लोग किस में करते हैं ज़्यादा, ठीक ना। तो उतना ही खर्च करेंगे जितना है 45,03,097 करोड़ को खर्च करेंगे। राजस्व खर्च में कितना होता है तो 35,02,000 ठीक ना 136 करोड़, ठीक ना लगभग, यानी कि 35 लाख मतलब करोड़ आपको होता है, ठीक ना। अब पूंजीगत खर्च कितना है तो 10 लाख ठीक ना 961 करोड़ है, यानी कि 10 लाख करोड़ के आसपास में क्या होता है आपको पूंजीगत खर्च होता है, ठीक ना। यानी कि भारत क्या करता है पूंजीगत में कम खर्च करता है, ठीक ना, राजस्व में ज़्यादा खर्च करता है। राजस्व में कौन वाला खर्च आ जाएगा, अब किसी को वेतन दे रहा है वो सब होगा, कौन संसद विधायक सब वेतन दे रहा है, पेंशन दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, ठीक ना। लेकिन पूंजीगत में क्या होगा सड़क निर्माण कर रहा है, मेट्रो निर्माण कर रहा है, ठीक ना। तो ये सब में बहुत कम करता है, ठीक ना। इसीलिए देश के प्रगति में क्या होता है बाधा पहुंचता है, ठीक ना। अब विभिन्न घाटा को देखते हैं कि कौन घाटा क्या है, बजट में अनुमान कैसे लगाया गया है 2023-24 के बजट में। राजकोषीय घाटा जिसको क्या बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक ना, ये कितना है जीडीपी का 5.9% ही है, ठीक ना। जो राजकोषीय घाटा है ना ये जीडीपी का कितना है 5.9%। अगर ऐसे याद करना है तो इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। कितना है 17,86,816 करोड़, ठीक ना। ऐसे याद नहीं रहता तो आप केवल परसेंट भी याद कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा डायरेक्ट अगर निकालना आता है तो, ठीक ना। तो क्या कीजिएगा राजकोषीय घाटा कितना है 5.9%, ठीक ना। राजस्व घाटा कितना है 2.9%, ठीक ना। फिजिकल डेफिसिट कितना 5.9, ठीक ना। या रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 2.9, ठीक ना। प्रभावी एक राजस्व घाटा है, ठीक ना। प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव वाला कितना है 1.7%, ठीक ना। एक आता है प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, ठीक ना, ये होता है 2.3%, ठीक ना। इसको एक बार और बोल देते हैं, ये थोड़ा सा याद करने वाला ये पूछता भी है, ठीक ना। राजकोषीय घाटा 5.9, ठीक है। राजस्व घाटा ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ठीक है। लगभग एक बार और आप लोग जिसको नहीं याद है वो देख लीजिएगा। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक, ठीक ना, क्या किया है सरकार ने क्या किया वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जो फिजिकल डेफिसिट है ना उसको क्या करना है कि 4.5% तक का लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक ना। अभी कितना है तो 5.9% है, उसको 2025-26 तक कितना लाना है 4.5% तक लाना है, यानी कि 4.5% तक ला देना है, ठीक ना। ये उसके बाद है कि राज्यों को जीएसटीबी मतलब जीएसडीपी जो होता है ना मतलब राज्य वाला, हाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है उसको कितना उसमें राजकोषीय घाटे कितना होना चाहिए
3.5%, ठीक ना। उसको इतना ही अलाउ किया है, कितना 3.5% अलाउ किया है। अपने रहेगा 4.5% या उसको किया है 3.5%। आपको 3.5% तक आप घाटा सह सकते हैं, ठीक ना। हम थोड़ा सा बड़ा है तो 4.5% तक घाटा सह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या किया है 0.5% जो है ना, उसमें विद्युत क्षेत्र को दिया है, ठीक ना। कि उसमें अगर 0.5% आपका घाटा भी जा रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाएगा, ठीक ना। तो राजकोषीय घाटा तो हम लोग बोले ही कितना है, अरे 5.9% है। तो उसी को 17,86,816 करोड़ बोल रहा है, ठीक ना। उसी को तो बोल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा याद कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा पूछता है राजकोषीय घाटा। 5.9% 17,86,816 करोड़, ठीक ना। इसको अगर ऐसे देखते हैं तो लगभग 17.87 लाख करोड़ है, ठीक ना। ये हो गया। तो इतना अगर मान लीजिए राजकोषीय घाटा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं से पैसा उधार लेना पड़ेगा, यानी कर्ज जितना सरकार को लेना पड़ेगा, तब तो वो डेफिसिट को वो क्या करेगा, मैनेज कर पाएगा, ठीक है। अब रुपये कहाँ से आता है, ठीक ना, ये है, ठीक ना। या फिर रुपये कहाँ से जाता है, ठीक ना। तो इसका एक ट्रिक हम बनाए थे, ठीक ना। रुपये, हाँ, इसका था उसके बाद माँ, उसके बाद नी, उमानी, ठीक ना। उमानी आय के, ठीक ना, सीमा से, मतलब रुपया आता कहाँ से, तो उमानी आय के सीमा से आता है, ठीक ना। रुपया अगर पूछेगा कहाँ से आता है तो उमानी आय के सीमा से आता है, और कहीं से नहीं आता है। कहाँ से आता है, उमानी आय के सीमा से आता है। अब क्या इससे फायदा होगा, आप लोग को याद हो गया ना, उमानी आय के सीमा से आता है। तो अब हम जो बताएंगे ना तो पूरा एक के बार में याद हो जाएगा, ठीक ना। उमानी आय के सीमा से आता है, ठीक ना। ऊ से क्या हो जाएगा, उधार। उधार सबसे ज्यादा उधारे लेता है भारत, ठीक ना। तो 34% है, ठीक ना। उसके बाद जो जीएसटी वाला है ना उसको माल बोल रहा है, ठीक ना। माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी उसका कितना होगा, आधा आ रहा है आपको पैसा, ठीक ना। 17% आ जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद निगम, बोल रहे थे उमानी, निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक ना। ये 15% है, ठीक ना। और क्या, जैसे उमानी हम लोग कैसे लिखते हैं जी, उमानी ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, आय, ठीक ना। तो नी और आय लग रहा है कि बराबर न है। इसका लास्ट हो रहा है, इसका भाई शुरुआत हो रहा है, तो दोनों के बीच में बराबर कर देते हैं। तो नी और आय, ठीक ना, दोनों 15% है, ठीक ना। या वो वाला था उधार कितना था, 34% था। या माल और माल यानी कि जीएसटी वाला कितना था, आधा था उसका, 17%। अब उसके बाद क्या करते हैं, आपको निगम और आय, ठीक ना, दोनों को बराबर करते हैं, ठीक ना। 15% कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक ना, जो कि के था, ठीक ना। उमानी के सीमा शुल्क है। उधार माल नहीं मिलेगा, हाँ वो भी ठीक है। उधार माल नहीं मिलेगा और किसी के साथ तुम, हाँ वो भी आप जैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम एक बार बना दिए थे इसीलिए ये वाला थोड़ा सा हमको कंफर्ट लगता है। आपको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। कैसा हूँ याद करना चाहिए, ठीक ना। उधार वाला 34%, ठीक ना। 34, 17, 15, 7 और 4, ठीक ना, 4 है, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना है, 7% है। या सीमा शुल्क कितना है, 4%। ये लगभग याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक ना। क्या याद रखना है, उमानी आय के सीमा से पैसा आता है, ठीक ना, आता है पैसा, ठीक है। उधार वाला कितना है, 34%। चाहे एक बार ऐसे ही याद कर लीजिए, 34, 17, 15, 7, 4, 15, 7, 4 हो गया लगभग यार, ठीक है। अब रुपया कहाँ जाता है भाई, ठीक ना। इसका भी तो ट्रिक बनाएंगे। इसका वाला ट्रिक हम मतलब उतना अच्छा तो नहीं बनाए, ठीक ना। देखिए सबसे ज्यादा हम लोग क्या, जब उधार लिए हैं तो क्या देंगे, ब्याज तो चुकाएंगे ही ना। ब्याज कर, ठीक ना। ब्याज जो कर है ना, ब्याज कर क्या होता है, के मतलब ब्याज कर के, ठीक ना। इसका था कि ब्याज कर के, ठीक ना। कर के लिखिए या तो राज्य के, ठीक ना। ब्याज कर के, ठीक ना। वित्त आयोग और अन्य अंतरण था, ठीक ना। तो ब्याज कर के वित्त, ठीक ना, ब्याज करके वित्त हम लिखे तो उसमें लिखे हैं, याद नहीं आता, ठीक ना। चलिए अभी कर लेते हैं। ब्याज कर के क्या करना है, वित्त के रक्षा करना है आपको, ठीक ना।
मतलब पैसा जाता कहाँ है, ठीक ना। हाँ जा सकते, बोल सकते हैं अगर है तो। ब्याज लिया है तो उसका तो टैक्स देना पड़ेगा ना। ब्याज करके, ठीक ना। हाँ वो भी बोलिए, आप जो बोल रहे थे। ब्याज लिया तो टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके बाद टैक्स लिया तो अगर ब्याज है तो योजना भी बनाएगा नहीं। देखिए ब्याज करके बोले ना, ब्याज करके उसके बाद बोले बी अ रे बिक्री। हाँ वो भी। चलिए आगे याद करते रहिए। जैसे याद करिए आयोगों में केंद्र में रख दो। हाँ वो भी सही है, ठीक चलिए है। ठीक है, जैसे बस इसको याद करिए कैसे ब्याज अदायगी कितना है, 20% है। ब्याज अदायगी कितना है, 20%, ठीक ना। या उधार ले कितना रहे थे, 34%, और उसका ब्याज देंगे 20%, ठीक ना, ठीक ना। सबसे ज्यादा उधार लेंगे तो ब्याज भी सबसे ज्यादा देंगे भाई, ठीक ना। और करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना है, 18%, ठीक ना। और उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना कितना है, 17%, ठीक ना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कितना है, 17% है। लेकिन वित्त आयोग और अन्य अंतरण में कितना है, 9% है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9 है, और केंद्र प्रायोजित योजना में भी 9% है, ठीक ना। वित्त और केंद्र दोनों में कितना कितना है, 9% है, ठीक ना। रक्षा में कितना है, 8% है, ठीक ना। ब्याज वाला बोले कितना, 20%, ठीक ना। राज्य का हिस्सा कितना, 18%, ठीक ना। और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है वो क्या है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होता है, एक केंद्रीय प्रायोजित होता है, ठीक ना। तो केंद्रीय क्षेत्र वाला जो योजना है वो 17% है, ठीक ना। अब वित्त आयोग और अन्य अंतरण कितना है, 9%, और रक्षा वाला केंद्र प्रायोजित योजना ना, हाँ केंद्र और प्रायोजित योजना 9% है, रक्षा 8%, ठीक ना। लगभग याद है ये भी। बजट में देख लीजिए, बजट में 2023 में क्या किया गया, 7 को प्राथमिकता दिया गया है, ठीक ना। किसको भाई ज्यादा मतलब क्या बोलता है, प्राथमिकता देना है, तो इसी को क्या बोला गया, सप्तऋषि, ठीक ना। 7 को एक बार देख लेते, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हम लोग क्या चाहते हैं, भारत में क्या चाहते हैं, समावेशी विकास चाहते हैं ना। सब कोई क्या चाहता है कि भारत में समावेशी विकास हो भाई, ठीक ना। तो समावेशी विकास कब होगा, सब अंतिम आदमी तक पहुंच तभी तो होगा ना, ठीक ना। अंतिम आदमी तक पहुंच करने के लिए क्या होना चाहिए आपको, और संरचना का विकास होना चाहिए ना। मतलब रोड वहां तक पहुंचेगा तब तो अंतिम आदमी तक आप पहुंचिएगा ना, ठीक ना। तो पहला क्या था कि समावेशी विकास का लक्ष्य है हम लोग का, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अंतिम विकास तक पहुंचना है, ठीक ना। उसके बाद हाँ उसके बाद अवसंरचना और निवेश, अवसंरचना में क्या करेंगे, निवेश कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद अवसंरचना में निवेश कर दिए ना, तो इससे क्या होगा कि लोग सक्षम होने लगेगा, ठीक ना। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में क्या होगा, सक्षमता आ जाएगा, ठीक ना। इसलिए ठीक ना, जब लोग सक्षम ही हो जाएगा तो हरित विकास भी तो होगा ना। हरित विकास कैसे हो जाएगा, जब हम लोग ऊर्जा का उपयोग किसका करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक ना, उसका उपयोग करने लगे तो हरित विकास होने लगेगा, ठीक ना। फिर जब हरित विकास भी होने लगा भाई, तो युवा शक्ति उभर के आएगा ना, ठीक ना। या युवा शक्ति जब उभर के आ गया भाई, तो वित्तीय जो हाँ रोजगार मिलेगा आपको। वित्तीय क्षेत्र बढ़ाने में कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले का आपका लक्ष्य क्या है, समावेशी विकास, ठीक ना। उसके लिए क्या चाहना है, हाँ अंतिम क्षेत्र तक पहुँच रखना है। पहुँचने के लिए क्या चाहिए, संरचना और निवेश, ठीक ना। और उसके बाद संरचना और निवेश में क्या करना है, सक्षमता को लाना है, ठीक ना। सक्षमता को लाना है, ठीक है। सक्षमता जब आ जाएगा तो हरित विकास होगा, ठीक ना। हरित विकास हो जाएगा तो इतना ही था भाई, ठीक ना। पूछते हैं सबसे एक करके, पूछ लीजिए क्वेश्चन पूरा चल लो ना, कम से कम वीडियो रहते ना। टाइम ज्यादा लग गया कम भाई, छोटू 7 सप्तवर्षीय जो है 7 प्राथमिकता है, ठीक है। तुम 7 बताओ। पहला है समावेशी विकास। अब समावेशी विकास, हाँ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, हाँ। अब संरचना निवेश हो गया तीसरा। फिर है समता को सामने लाना है चौथा। उसका बाद यही हरित विकास, हरित विकास और युवा शक्ति। और युवा शक्ति के बाद क्या है, वित्तीय क्षेत्र। आप बताइएगा कि जो रुपया कहाँ कहाँ से आया है, तो इसको जो 6 भाग में बांटा गया है, भारत सरकार बांटा है, 6 भाग कहाँ कहाँ रुपया आया है, सो बताइए।
सीमा आय की सीमा से। तो आप बोल सकते तो बताइए, तो उधार पर रुपया जो आता है उधार से, कितना रुपया उधार पे आता है? प्रतिशत बताना। 34% उधार से आता है। और माल एवं सेवा में कितना आता है? 17। निगम कर में कितना आता है? 15%। आयकर में कितना है? केंद्रीय एवं उत्पाद शुल्क कितना है? 7% है। और सीमा शुल्क कितना है? कह रहा है ना कि उधार माल नहीं मिलेगा, आओ किसी के साथ, तो उसे उधार, म से जो है ये माल और सेवा है, और नहीं मिलेगा से निगम कर हो जाएगा। आ से आओ किसी के साथ आय कर, ठीक है, तो उसका किसी के साथ यानी कि केंद्र के, ठीक है, और किस साथ जो 100 लास्ट में, तो सीमा शुल्क, ठीक है। तो इसमें याद रखना है 17, 34, 17, 15, 7, 4। नैका इंजन तुम बताओगे कि रुपया कहाँ जाता है? ब्याज पे जाता है। कितना प्रतिशत? ब्याज पे जाता है 20%। उसके बाद ब्याज के बाद कर, कर आ जाता है। कर पे कितना? कर पे आ जाएगा 2% कम 18। 18% आ जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, वो 17 हो जाएगा। 17। वित्त आयोग एवं अन्य आंतरण पे, और वो हो जाएगा आपका ये 9% है। ठीक है। केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रायोजित में 9 है। 9%। रक्षा पे, रक्षा पे 8 हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस रक्षा पे कितना होता है? रक्षा पे अभी ना बोला है 8%। ध्यान दीजिए, रक्षा पे 8%। आप बताइएगा राजकोषीय घाटा जो है, फिजिकल डिफिसिट, जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 5%। और रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? राजस्व घाटा 2.9 है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 1.7। प्राथमिक घाटा बताइएगा, बताओ अंशु तुम कि राजकोषीय घाटा कितना है? हाँ 5। आप बताइएगा हो कि राजस्व घाटा कितना है? क्या? हाँ 2.9। आप प्रेम भाई बताइएगा प्रभावी कितना है? 1.7। और प्राथमिक कितना है? प्राथमिक 2.3, प्रभावी 1.7, और कहेगा राजकोषीय 5.9, और राजस्व सिर्फ कहेगा तो 2.9। ठीक है। रंजीत डॉन बताइएगा कि राजस्व प्राप्ति जो है कितना लाख करोड़ है? वो 26 लाख की 26, 32, 281। ठीक है, 26, 32, 281। और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? कैपिटल रिसिप्ट 18, 70, 816। ठीक है। आप बताइएगा जी, कुल खर्च का अनुमान लगाया गया है, तो उसमें राजस्व एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35-10 हाँ 35,002 और 136। अब पूंजीगत खर्च कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 करोड़ 10,936, बोले 10,961। ठीक है, 10,961 करिएगा तो पकड़ा जाएगा। आप बताइएगा जो केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत है? 7%। आप बताइएगा जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन जो 1 फरवरी 2023 को बजट पेश की है, उसको कैसा बजट बोला गया है? अमृत काल का बजट बोला गया। ठीक है। तो अमृत काल का जो विजन लाया गया है, इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन कौन चीज़ पे? पहला, दूसरा, तीसरा है ना? तुम बताओ। पहला नागरिक था, हाँ, युवा वर्ग के लिए नागरिक विशेषकर युवा के लिए। दूसरा है विकास रोजगार। तीसरा है वृद्ध आर्थिक सहायता के लिए। गगन बताइएगा कि अमृत काल भारत @100 इसमें हमारी यात्रा के लिए कितने मौके का रूपांतरण किया गया? कौन कौन है 4 गो मौका? महिलाओं का समावेशी विकास, महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक, पीएम विश्वकर्मा, ठीक है। तीसरा है पर्यटन, तीसरा है चौथा हरित विकास है। ठीक, हरित विकास।